हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, यानी जो परिवेशीय प्रभाव यानी कि जो वातावरण होता है वो क्या है, पूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। अगला है, मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तीसरा है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। तो देखिए, मैंने आपको अपने चैनल पे टारगेट हिंदी मीडियम में पढ़ाया था, मैंने इसकी क्लास भी डाली हुई है, जो पूरा हमारा चैप्टर है आनुवांशिकता और पर्यावरण के ऊपर। अगर आपने वो देख ली क्लास तो इससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपके जो है वो गलत नहीं होंगे, और इससे क्वेश्चन सीटेट में आते ही आते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखिए, जो पर्यावरण होता है, आनुवांशिकता होता है, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। जो आनुवांशिकता होता है, इससे हमें क्या क्या चीजें मिलते हैं। हमारे जो बालक होता है उसको आंखों का रंग और उसका जो कलर होता है, ये सारी चीजें जो है ये आनुवांशिक रूप से मिलती हैं उसको। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पर्यावरण से, तो बच्चा कुछ बीमारियां भी होती हैं जो आनुवांशिक रूप से उसको मिलती हैं, और जैसे वर्णांधता हो गई जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये सारी आनुवांशिकता के जरिए जो है वो आती हैं। पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है कि बालक जो आनुवांशिकता यानी किसी बालक के माँ बाप जो है वो बहुत टैलेंटेड हैं, तो बच्चा भी स्वाभाविक है कि वो वैसा होगा, लेकिन पर्यावरण उसको वैसा दिया जाए तब वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा। तो इससे रिलेटेड जो सही आंसर हो जाएगा, तो आनुवांशिकता और जो पर्यावरण है दोनों एक जटिल जो है पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इसको हम 50-50 नहीं मानेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं। प्रीवियस ईयर में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तीसरा है, शिक्षक को निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। चौथा है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। तो देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा की अगर हम विशेषता बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रगतिशील कक्षा हम जब भी मानते हैं जब बालक क्या है, एक सक्रिय रूप से भाग लेता है। और कक्ष कैसा होता है, तो वो जो है लोकतांत्रिक होता है। वहां पे हम बालकों की बातों को सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। अपनी शिक्षण विधियों को हम ऐसा करते हैं कि हर प्रकार की जो विविधता है बच्चों में, वो उस तरीके से चीजों को समझ सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो ये जो प्रगतिशील कक्षा है इसका एक मेन लक्षण माना जाता है। अगला है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो सतत और जो समग्र मूल्यांकन होता है, केवल संकल्पनात्मक आकलन करते हैं, ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक आकलन। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक। तो देखिए, जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं किसी भी बालक का, तो उसमें हम केवल संकल्पनात्मक आकलन नहीं करते हैं और दोनों ही ये करते हैं, तो ये ना की तो कोई बात ही नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए हम ये दोनों प्रकार के संरचनात्मक और संकल्पनात्मक, ये दोनों प्रकार के हम आकलन करते हैं, उसी को हम सतत और समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो प्रक्रिया पूछी है, तो समावेशन कहते हैं, मुख्य धारा से जुड़ना कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं या सामाजिकरण कहते हैं। तो देखिए, सामाजिकरण का भी चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है उसी में, अगर आपने देखा होगा तो आप उसको अच्छे से आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे बात कर रहा है कि बच्चे की आदत, कौशल और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा यानी इन सबको विकसित करते हैं। तो ये सामाजिकरण के द्वारा ही बालक में ये सारे गुण जो हैं वो आ पाते हैं। तो ये सारे गुण बच्चे के सामाजिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसको सामाजिकरण के अंतर्गत रखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें सभी प्रकार के जो बालक होते हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन हम किसी बच्चे की लेबलिंग नहीं करेंगे, यानी कि हम उनको मंद बुद्धि या फिर अपाहिज बच्चा ऐसे उनको नहीं कहेंगे, और केवल प्रतिभाशाली बच्चों एवं उनकी योग्यताओं को भी हम ध्यान में रख के शिक्षा नहीं देंगे, बल्कि हम करेंगे क्या कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यताएं हैं और शक्ति के अनुसार ही उसमें जो सीखने की कैपेसिटी है वो है। तो हम बच्चों की लेबलिंग नहीं करेंगे और उनको किसी भी ऐसे शब्द से जो है संबोधित नहीं करेंगे जिससे उनको जो है उनके अंदर हीन भावना है। ठीक है, तो ये एक समावेशी शिक्षा का जो है मीन्स होता है जिसको शिक्षक को फॉलो करना चाहिए। अगला है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या करने में कठिनाई, यानी कि ये सारे उन्होंने लक्षण बताए हैं कि एक विद्यार्थी जो है अपनी कक्षा में जो है ये लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये किस प्रकार के बालक के लक्षण है? तो पहला है हमारा, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के हैं, अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी के हैं, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के हैं, एक स्वलीन विद्यार्थी के हैं। तो ये अधिगम आसक्तता वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लक्षण हैं, जो कि पढ़ने के प्रति चिंता दर्शाते हैं और निम्न स्तरीय शब्दावली का कौशल, ये सारे इनमें जो है प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अगला है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारिमाणिक जो रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? तो पहला है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो देखिए, अगर हम पहली बात तो अगर उनके अंदर ये पहल करना चाह रहे हैं तो हमको उनके अंदर हमको ये पहल करनी है कि जो है बच्चे जो सामाजिक वर्ग के हैं वो उनमें रूढ़िवादिता खत्म करनी है। तो देखिए, हम पहले क्या करें, उनको नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम उनको नज़रअंदाज ही कर देंगे तो उनके अंदर वो हीन भावना बनी रहेगी। विभिन्न सामाजिक वर्गों के जो रोल मॉडल हैं उनसे संबंधित हम कहानियां और उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनके अंदर क्या है, उनके अंदर ये रूढ़िवादिता खत्म हो जाए। पढ़ाई छोड़कर उन्हें अन्य क्षेत्र में शामिल करने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए भी उनको नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो पहला है, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। दूसरा है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर। तीसरा है, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। चौथा है, अपसारी चिंतन पर बल देकर। तो देखिए, उनको जो है उनके परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देके जो सृजनात्मक विद्यार्थियों की को वो प्रोत्साहित कर सकती है। हतोत्साहित उनको हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हम प्रोत्साहित ही कर रहे हैं, तो किसी भी चिंतन को लेके जो है हम उनको नहीं डिमोटिवेट करेंगे। अपसारी चिंतन पर बल देकर हम जो है उनको प्रोत्साहित नहीं, लेकिन हाँ, जो अपसारी चिंतन, जो प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, उनमें अपसारी चिंतन करने का गुण जो है वो पहले से ही व्याप्त होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित दे सकते हैं। तो यहाँ प्रोत्साहन की बात हो रही है, यहाँ पे उनकी जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो पहला है हमारा, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। दूसरा है, निर्देशों के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तीसरा है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण
कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। चौथा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। तो यहाँ पे बात हो रही है सार्थक अधिगम के पक्ष की। तो सार्थक अधिगम के पक्ष की जब हम बात करते हैं तो विषय वस्तु तथा उनके कुल जो कुशल क्षेम यानी कि उनका जो संपूर्ण कुशल क्षेम यानी उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है और उसके अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखने को ही हम जो है सार्थक अधिगम का नाम देते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो बात करते हैं क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। चौथा है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान न देना। तो जब हम बात करते हैं प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति की, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि साधन साध्य और विश्लेषण जो समस्या है उसके अनेक उपलक्ष्यों को अलग अलग विभाजित करने से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, साधन साध्य और विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगला है एक शिक्षक एक समावेशी शिक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या फिर संबोधित कर सकता है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने को दबाव डालने के लिए कहना। तीसरा है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं जो कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चौथा है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि एक समावेशी शिक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की जो आवश्यकता है उनकी, तो हम ध्यान देते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के जो सशक्त पक्ष हैं और उनकी कमजोरियां हैं, इन सब का हम विश्लेषण करें, उसके ही आधार पर हम विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करें। तो इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है एक शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। दूसरा है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तीसरा है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। चौथा है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। जब हम बात करते हैं शिक्षक की कि आपकी क्लास में कोई भी बच्चा है वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हमको उसको बार बार डांटना नहीं है सबके सामने। इससे क्या होगा, उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी और बच्चा जो है वो रुचि क्यों नहीं ले रहा है। तो हमको सबसे पहले उसका कारण जानना है। कि बच्चा जो है कि क्यों नहीं, क्या पता उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता उसको कोई जो है फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं, ये हम जब उनसे बात करेंगे और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे तभी संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला है संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है, तो अनुबंधन आवश्यक है, यंत्रवत याद करना आवश्यक है, दंड आवश्यक है या विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान आधारित है। तो देखिए जब हम संरचनावादी उपागम की बात करते हैं तो जो ज्ञान की संरचना यानी ज्ञान की जो संरचना है ये पूर्णता क्या होती है, ये विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। यानी बालक का जो पूर्व ज्ञान है, जब बच्चे इस विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वो कोरी स्लेट नहीं होते हैं, उससे पहले वो अपने आसपास के अपने फैमिली इन्वायरमेंट से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख के जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि पहली कक्षाओं में जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें बालक को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या है, घर से ही विद्यालय में जाता है तो उसकी मातृभाषा को भी प्रायोरिटी दी जाती है। ये एनसीएफ बेस को बढ़ावा देता है। तो क्या होगा, विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है उस पर
आधारित होती है। अगला है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि वे विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करेंगे। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जहाँ पर जो है पृष्ठभूमि, मतलब इस पृष्ठभूमि जो बात करते हैं इनकी घटनाओं के बारे में, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? संवाद के द्वारा बच्चों की उन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, यानी उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनसे जो है संपर्क बनाना चाहिए कि आप लोग को क्या मतलब उनकी पृष्ठभूमि के बारे में कुल मिला के हमें समझना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो शिक्षक है वो बालकों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे पाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण पद्धति नहीं है यहाँ पे पूछा है, इस पे हमको ध्यान देना है। प्रयोग एवं परिवेक्षण, ये एक महत्वपूर्ण विधि है। संवाद एवं परिचर्चा, संवाद और परिचर्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बालक के हमें सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानकारी मिलती है और बच्चे जो है बात संवाद से बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तीसरा है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ज्ञान केंद्रित करके। चौथा है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें जब प्रोत्साहन देते हैं तो बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं और उसको लॉन्ग लाइफ याद रखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम दोहराने पर ध्यान केंद्रित करके उनको जो है कहते हैं तो उनकी जो शिक्षण अधिगम है ये प्रभावशाली नहीं माना जाता है, क्योंकि बच्चे रट कर आंसर दे रहे हैं, उनमें उनकी सृजनात्मकता का पता नहीं चलता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है विद्यार्थी की अभिरुचि, दूसरा है विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा शास्त्रीय रणनीति और चौथा है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, जब हम अधिगम की बात करते हैं तो ये चारों चीज़ें जो हैं विद्यार्थी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं उसके जीवन में। उसके जीवन में विद्यार्थी की अभिरुचि, सीखने के लिए उसकी अभिरुचियों का भी होना बहुत ज़रूरी है। सामवेगिक स्वास्थ्य का भी होना चाहिए, उसको कोई मानसिक विकार नहीं होना चाहिए, वो एकदम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और जो शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ हैं, यानी शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यानी अपनी शिक्षण विधियों का भी अच्छी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। और विद्यार्थी और सामाजिक जो सांस्कृतिक संदर्भ है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसकी जब हम बात करते हैं तो लगातार अभ्यास और बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक परस्पर क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ये संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला है हमारा, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? पहला है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, दूसरा है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की वजह स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, चौथा है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। तो जब हम बात करते हैं कि जब विद्यार्थी क्या है पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना जो है इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 4 सही हो जाएगा। अगला है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दिशीय में मानते हैं कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, द्विदिशीय जो संवेग है संज्ञान को प्रभावित करते हैं, यानी संज्ञान क्या है संवेगों को प्रभावित करते हैं। तीसरा है द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गति पारस्परिक क्रिया होती है।
चौथा है एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो जब हम बात करते हैं संज्ञान और संवेग की, तो संज्ञान और संवेग क्या होते हैं? संज्ञान और संवेग जो है ये द्विदिशीय होते हैं, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की बात करते हैं तो ये क्या है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, वो तर्कपूर्ण जो है व्यवहार करने लगते हैं और मूर्त रूप यानी कि जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं उसके बारे में वो सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और इनकी जो अवस्थाएं से मैंने आपको बताया था कि बाल विकास के अंतर्गत हम 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। जो प्रौढ़ावस्था होती है उसका अध्ययन नहीं करते, हम 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं। एक तो शैशवावस्था करते हैं, दूसरा बाल्यावस्था का करते हैं और तीसरा किशोरावस्था का करते हैं। बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक मध्य बाल्यावस्था। इन दोनों की एज भी अलग है। तो हम बाल विकास के अंतर्गत 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैंने अपने क्लास में ही जो चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें आप देखिएगा, अवस्थाओं के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ये क्वेश्चंस आपको वहीं से समझ में आएंगे। बाकी बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था में बच्चे जाते हैं तो वो अमूर्त रूप से सोचना, यानी जो चीज़ें नहीं भी हैं, जैसे आपने मैथ के क्वेश्चन बालकों को जब बच्चों को जब हम देते हैं कि माना x बराबर y या x माइनस वाई बराबर क्या होगा, इस तरीके से जब हम उनको इमेजिन करने वाले क्वेश्चन देते हैं तो ये किशोरावस्था के होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए।